हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा काम है, हम अगली कविता शुरू करेंगे। 2 कविताएं हमारी पहली हो चुकी है। पहली कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय, और दूसरी उसी के द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और उसके बाद हमने की आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग, और इन दोनों के प्रश्न उत्तर। तो आज हमारी तीसरी कविता है कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कविता के बहाने। तो आज तुम्हारा काम क्या है? एक तो जो मैं अब सरलाट तुम्हें समझाऊंगी वो तुमने याद करने हैं, और इसके साथ साथ ही कुंवर नारायण की जो जीवनी है। 12वीं एक बच्चा पूछ रहा था कल कि 12वीं क्लास में मैडम जीवनी लेखक परिचय आता है कि कवि परिचय आता है। तो मैं तुम सबको बता देना चाहती हूँ कि 12वीं क्लास में कवि परिचय आता है। तो इसलिए जो जो मैं कविताएं तुम्हें करा रही हूँ, समझा रही हूँ, तुमने उनकी जीवनी साथ के साथ याद करनी है। और जैसे मैंने समझा रखी है, पॉइंट्स बना के 4 भागों में बांट के, जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं की जगह यहाँ पर काव्यगत विशेष, जैसे हम उनमें साहित्यिक विशेषताएं करते थे तो ये कविताओं के कवि है, इसलिए काव्यगत विशेषताएं आ जाएंगी। और फिर भाषा शैली। तो इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है, और उसी प्रकार से तुमने इन सब के कवि परिचय याद करने हैं। बहुत ज्यादा बड़ा जीवन परिचय के बारे में करने की जरूरत नहीं है। जन्म मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, कौन से स्थान पर हुई, कौन कौन से पुरस्कार मिले इन्हें, ये सारी बातें आ जाएंगी। फिर इनकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषता, काव्यगत विशेषताएं, और उसके बाद भाषा शैली। तो आज हम करते हैं कविता कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता का थोड़ा सा सार मैं तुम्हें पहले समझा देती हूँ कि इसमें कवि कविता जो लिखता है वो कविता रचने का क्या उसे बहाना मिलता है, किससे प्रेरणा मिलती है, और किसके साथ कविता की समानता है, ये बातें कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताई है। छोटी सी और बहुत ही आसान कविता है। देखो, शुरू करते हैं कविता के बहाने कविता। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। मैं तुम्हारे कविता खोल के रख देती हूँ, ये देखो साथ के साथ समझते जाना। स्क्रीन के ऊपर तुम्हें कविता दिखाई दे रही है ना, इसी कविता में से एक एक लाइनों के मैं सलाह बता रही हूँ कि क्या है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। ये देखो, दोनों पंक्तियों में कवि ने कविता के बारे में बताया है और चिड़िया के बारे में बताया है, और दोनों पंक्तियों में बात अलग अलग है। यानी एक बात जो कही गई है, दूसरी पंक्ति में वही बात उसका विरोध कर रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? विरोधाभास अलंकार हुआ। तो सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। जब भी हम कविता करते हैं, कविता का सलाह करते हैं, तो 3 भागों में सलाह बटा हुआ होता है। पहले प्रसंग, फिर उसकी व्याख्या, और फिर उसके भाव और विशेषता। तो सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कविता के बहाने से लिया गया है। इसमें कवि ने कविता अपनी जो रचता है उसकी तुलना इन पंक्तियों में कवि चिड़िया से की है। और चिड़िया से इसकी तुलना करते हुए कवि क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कविता एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती है जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है। अब कविता कैसे उड़ती है, अब इसको समझने की कोशिश करो कि जिस प्रकार से चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती हुई चली जाती है, उसी प्रकार से कवि की जो कविता है, कवि जो काव्य की कविता की रचना करता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे उड़ती है, कैसे चली जाती है, कैसे उड़ान भरती है। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें यहाँ से बैठी अपने घर से पढ़ा रही हूँ, और तुम अपने अपने घरों में, अलग अलग घरों में किस प्रकार से उसको पढ़ रहे हो ना। तो कविता ने उड़ान भरी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर जगह पर गई, और सब अब उसमें से काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी उसी प्रकार से जैसे चिड़िया उड़ कर जाती है, अपनी उड़ान भरती है, उसी प्रकार से कवि की कविता भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ान भरकर अलग अलग जगहों पर चली जाती है। अगली पंक्ति में क्या है? कविता एक उड़ान, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। क्या बताया गया है कि कविता, चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के जाती है, लेकिन चिड़िया भला कविता की उड़ान को किस प्रकार से समझ सकती है। क्यों कहा गया है ऐसा? ऐसा इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, वो वापस लौट कर आ जाती है।
चिड़िया यूं नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत दिनों तक उड़ती रहे लगातार, नहीं। उसकी एक सीमा है, वो थक जाती है और वापस अपने बच्चों के पास भी आती है और अपने घोंसले में आती है या ठहर जाती है कहीं पर। लेकिन कविता की उड़ान असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब चाहे, जितने समय तक चाहे, जहां चाहे, चाहे देश में विदेश में कहीं पर भी ये अपनी उड़ान भर सकते हैं, यानी कहीं पर भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से कविता के समान तो चिड़िया के समान कविता बताई गई है, लेकिन चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित है और कविता की उड़ान असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार से चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी जिस प्रकार से चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी इस घर में है कभी उस घर में है, उड़कर चली जाती है, उसी प्रकार से कविता भी अलग अलग स्थानों पर अपनी उड़ान भर के चली जाती है और अपनी विशेषता बताती है। अपनी कविता के माध्यम से हम सबको प्रेरणा देती है, सीख देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अब हम यहाँ पर बैठे पूरे भारत में जिस प्रकार से आजकल ऑनलाइन हो रहा है, तुम बैठे अपने घरों में अलग अलग स्थानों पर बैठकर पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें समझा रही हूँ, तो ये क्या हुई, कविता की उड़ान। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया है यहाँ पर हमें। ठीक है, फिर उसके साथ ही कवि क्या कह रहे हैं, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी कविता किस प्रकार से पंख लगाकर उड़ती है, कि जिस प्रकार से कविता पंख, चिड़िया के क्या होते हैं, पंख, चिड़िया पंख के माध्यम से उड़ती है। ठीक उसी प्रकार से यानी चिड़िया कविता के भी कैसे पंख लग जाते हैं, ये बात भला चिड़िया कैसे जान सकती है, क्योंकि चिड़िया की सीमा तो सीमित होती है, कुछ ही दूरी तक जा सकती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। उसके पंख कितनी दूर तक लगकर कहाँ तक उड़ान भर के कविता चली जाती है, ये बात भला कवि चिड़िया कैसे जान सकती है, कैसे समझ सकती है। तो हम देखेंगे इन 4-5 पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है। ये सरलार्थ हो गया है। इसके बाद विशेष में आएगा। तो हम विशेष में सबसे पहले बताएंगे कि कवि ने अपनी कविता की तुलना किससे की है, चिड़िया की उड़ान से की है। फिर विशेष में क्या आएगा, भाषा सहज व सरल है। ये देखो, कोई पंक्ति छोटी है कोई पंक्ति बड़ी है, तो मैंने तुम्हें अलंकार समझा रखे हैं। तो जहां पर छोटी बड़ी पंक्ति होती है उसमें कौन सा छंद होता है, 10वीं क्लास में छंद किए ना तुमने। हाँ, तो जैसे मात्राएं और वर्ण कहीं पर कम ज्यादा होते हैं तो वहां पर मुक्त छंद होता है, लाइनें पंक्तियां छोटी बड़ी हैं, तो कौन सा छंद है, मुक्त छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सहज व सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। और देखो, विरोधाभास अलंकार भी है इसमें, एक बात में कुछ बात कर रहे हैं, अगली बात में उसका विरोध कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं, चिड़िया क्या जाने। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, साथ में प्रश्न अलंकार है। और इसके साथ साथ कविता की तुलना किससे की गई है, चिड़िया से। जब हम किसी की तुलना करते हैं, किसी के साथ बराबरी करते हैं, उसके समान बताते हैं, तो कौन सा अलंकार आता है, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर क्या हो गया, उपमा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, प्रश्न अलंकार है। ठीक है, और उसके साथ साथ लयात्मकता और गयात्मकता है। आ गया होगा सबको समझ में, उम्मीद करती हूँ। अब अगली अगली जो पहरा है हमारा, अब हम वो करेंगे। कवि क्या कह रहे हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कवि क्या कह रहे हैं कि कविता, यहाँ पर ऊपर वाले पहरे में क्या बताया गया था, ऊपर वाले पहरे में बताया गया था कि कविता की तुलना किससे की जा रही है, चिड़िया से की जा रही है, कि जिस प्रकार से चिड़िया पंख उड़ाकर फैलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से कविता भी उड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, अब यहाँ पर कविता की तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। तो क्या कह रहे हैं कवि, देखो एक बार ध्यान से, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। इसमें भी वही बात कही गई है, एक पंक्ति में उसकी तुलना फूल से कर रहे हैं और दूसरी भी पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि भला फूल कविता किस प्रकार से खिल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इसकी बात भला फूल कैसे समझ सकते हैं। तो देखो एक बार सलार्थ, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि क्या कह रहे हैं कि कविता किस प्रकार से खिलती है, जिस प्रकार से फूल खिलते हैं, फूल महकते हैं, सबको सुंदर लगते हैं, अपनी खुशबू से सबको प्रसन्न कर देते हैं, सबका मन खुश कर देते हैं। फूलों की महक चारों तरफ फैल जाती है तो चारों तरफ आनंद ही आनंद हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब अपनी कविता अपनी शिक्षा, अपनी प्रेरणा सबको देती है, तो उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल जाती है। किस प्रकार से, फूल के समान, कि जिस प्रकार से फूल का खिलना, उसका देखना अच्छा लगता है, उसकी जो खुशबू होती है वो अच्छी लगती है, उसी प्रकार से
जो कविता है, कविता का खिलना भी बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक होता है। वो अपने खिलने से, वो अपनी रचना से सबका मन खुश कर देती है और सबको नई-नई प्रेरणा देती है और अपनी खुशबू, खुशबू का मतलब क्या है यहाँ पर? अपनी सीख से, अपनी प्रेरणा से सबको प्रसन्न कर देती है। अब अगली पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कविता किस प्रकार से खिलती है, इस बात को भला फूल क्या क्या समझ सकते हैं। क्यों ऐसा किस लिए कहा गया है कि जैसे बाहर भीतर इस घर उस घर, कि कविता का कोई जगह नहीं, निश्चित नहीं है, वो बाहर भी हो सकती है, भीतर भी, इस घर में भी, उस घर में भी। आगे देखो, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। प्रश्नवाचक अलंकार, निशान भी दे रखा है, ठीक है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि फूल तो कुछ समय के पश्चात खिलते हैं, मुरझा जाते हैं और वो फिर झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखा होगा ना तुमने, फूल की तो कोई तो सीमा है, कोई फूल तो एक ही दिन में खिलकर मुरझा के गिर जाता है, कोई फूल 2 दिन में, या कोई फूल 3-4 दिन में, या कोई 5-7 दिन में, या 10 दिन में, या 15 दिन में, कोई तो सीमा है ना उसकी। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है। एक बार कवि अपनी कविता की जब रचना कर देता है, तो वो सदियों तक अपनी प्रेरणा, अपनी खुशबू, अपनी महक हम सब तक उसकी पहुंचती रहती है। तो भला कवि इसीलिए कहते हैं कि फूल तो कुछ समय के पश्चात महक कर, खिलकर, सुंदर लगकर, अपनी खुशबू फैलाकर नष्ट हो जाते हैं, उनकी तो समय सीमा है। ले इसीलिए कविता किस प्रकार से सदियों तक अपनी खुशबू फैलाती रहती है, अपनी प्रेरणा हम सब तक पहुंचाती रहती है, इस बात को भला फूल कैसे समझ सकते हैं। अगला है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। अब देखो, इस तीसरे पहरे में क्या बताया गया है। ऊपर वाले पहरे में हम क्या बताएंगे, विशेष में सेम हो जाएगा, वही सारी बातें हैं विशेष जो मैंने ऊपर वाले में बताया था, लेकिन बस इसकी तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। जिस प्रकार से उसकी तुलना किससे की गई थी, चिड़िया से की गई थी, तो यहाँ पर जब विशेष लिखोगे एक बात बदल दोगे, यहाँ पर कवि ने कविता की तुलना फूल से की है और बाकी सारी बातें विशेष वाली वो की वो आ जाएंगी। अब अगला पैरा है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यानी कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ पे किससे तुलना की है, बच्चों के खेल से या बच्चों से तुलना की है। कैसे, बाहर भीतर यह घर वह घर, यानी बच्चे जिस प्रकार से अपना जगह नहीं देखते हैं, कभी बाहर खेल रहे हैं, कभी भीतर खेल रहे हैं, कभी इस घर में खेल रहे हैं, कभी उस घर में खेल रहे हैं, यानी बच्चे क्या करते हैं, कोई अपना पराया नहीं, उनके लिए जहां प्यार मिला वो वहीं पर अपना समझ के वहीं पर खेलने चले जाते हैं। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी जिस प्रकार से आपस में वैर भाव को बुलाकर जहां पर प्यार मिलता बच्चे वहीं चले जाते हैं, एक दूसरे को भेदभाव को खत्म कर देते हैं, यानी हर किसी को मिला देते हैं, अलग अलग घरों को भी प्रेम से एक कर देते हैं। ये बात जैसे बच्चे जानते हैं, उसी प्रकार से कवि की कविता भी क्या है, इसमें विरोधाभास नहीं दिया गया है। देखो, मना नहीं किया गया है। वो तो उसमें तो ये था ना, जैसे चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चे हर किसी के वैर भाव द्वेष को खत्म कर देते हैं और सबको एक कर देते हैं, मिला देते हैं, प्रेम भाव बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कवि की कविता भी बच्चों के समान तेरा मेरा अपना पराया कुछ नहीं देखती है, जात पात धर्म कुछ नहीं देखती है, और वो सबको समान शिक्षा देती है। इसी प्रकार कवि ने अपनी कविता की तुलना मुख्य तौर कर देता है उनमें जो द्वेष भाव, भिन्नता, या फिर जो भी उसमें आपस में मन मुटाव होता है उसे खत्म करके एक घर बना देता है। उसी प्रकार से कविता की रचना भी क्या है, सबके अंदर द्वेष भाव हटाकर सबको एक समान नजर से देखती है और सबके लिए एक समान प्रेरणा, एक समान शिक्षा देती है। तो कौन सा अलंकार है, किससे तुलना की गई है, यहाँ पर बच्चे से की गई है, और अलंकार हो गया उपमा अलंकार। और इसके साथ साथ कविता में घर, घर, इस पूरी कविता में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा सहज व सरल है। इसके साथ साथ मुक्त छंद होने के साथ साथ लयात्मकता भी है और गयात्मकता भी है, और अलग अलग बातों की आज की कविता उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ एक कविता और है जो हमारी है बात सीधी थी पर।
तो आज का काम पर तुम्हारा इतना ही है। आज का काम तुम्हारा है, एक तो जो हमने ये कविता कविता के बहाने कराई है, ये तुमने पूरी अच्छे से सलाद करने हैं, इसके सलाद लिखने हैं। एक बच्चे का फोन मेरे पास मैसेज आया था कि क्या मैडम हमने सलाद लिखने भी हैं। तो हाँ, एक बड़ा रजिस्टर लगाओ बेटा अपना। अब तो बुक्स की शॉप भी खुल गई है, एक बड़ा रजिस्टर लगाना है। जो पहले काम हो चुका है हो चुका है, अगर तुमने पुरानी कॉपी में कर दिया तो वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, उसी में रहने देना। बड़ा रजिस्टर लगा के पहले जैसे तुम 3 भाग करते थे, आगे की तरफ चाहे कविताएँ लिख लो, चाहे पाठ लिख लो, फिर बीच में पाठ लिख लो या कविता लिखो और फिर बाद में व्याकरण जैसे करनी थी, उसके वैसे ही अलग-अलग पार्ट बनाकर एक ही के पेजेज़ बाँट के और वैसे तुमने एक ही रजिस्टर में करना है, अलग-अलग रजिस्टर नहीं लगाना है। तो आज का काम हो गया तुम्हारा, सरलाट समझने हैं, लिखने हैं और याद करने हैं। और इसके साथ-साथ जो कुंवर नारायण की ये जो जीवनी है, कुंवर नारायण की जीवनी जैसे मैंने तुम्हें लिखने का तरीका समझा रखा है पहले भी, वैसे ही कुंवर नारायण की जीवनी लिखनी है और समझ कर लिखनी है। और इसको फिर बाद में हम याद करने के लिए भी देंगे। लेकिन सलाद तुमने आज ही पहले इनकी दोहराई करनी है और फिर लिखने भी है, और कुंवर नारायण की जीवनी भी लिखनी है। तो आज का हमारा यही था। कल हम इसकी जो अगली कविता है, बात सीधी थी, वो करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो क्लास है यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ तुम सबको समझ में आ गई होगी। सब बच्चे घर पर रहेंगे, इधर उधर बिल्कुल कोई भी नहीं घूमेगा और अपने आप को सेफ रखेंगे और कोरोना से बच कर रहेंगे। धन्यवाद।